हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है वायु राशि, वताग्र और चक्रवात। यह अध्याय 17 है। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले वायु राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। वायु राशि क्या है? वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता से संबंधित समानताएं होती हैं। ये जिस मार्ग पर चलती हैं, वायु राशि जिस मार्ग पर चलती हैं उसके तापमान और आर्द्रता से संबंधित दशाओं को प्रभावित करती हैं और तथा ये स्वयं भी उनसे प्रभावित होती हैं। विश्व के विभिन्न भागों में मौसम से संबंधित अधिकांश परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रतिक्रिया और स्वयं उनमें अंतर्निहित तापमान और आर्द्रता से संबंधित दशाओं के कारण होते हैं। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना आवश्यक है, जहां पर विशाल मात्रा में वायु धरातल पर उतरती हो। देखिए, उत्पत्ति क्षेत्र पर वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए, जिससे वायु राशि धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण कर सके। वायु राशि की उत्पत्ति जो क्षेत्र है, इसके बारे में अगर बात करें तो जिन क्षेत्रों में वायु राशि उत्पन्न होती है उसे वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। उद्गम क्षेत्र भूपृष्ठ पर एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जहां ताप तथा आर्द्रता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक समान होती है। भूपटल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र पाए जाते हैं। तो वायु राशियों की उत्पत्ति जो क्षेत्र है, जैसे पहला है ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र, दूसरा है ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, इसके बाद उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र और मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र। पहला है ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के उत्तरी भागों में शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण बहुत बड़े भूभाग पर बर्फ से ढक जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के उत्तरी भागों में शीत ऋतु में अधिक ठंडा के कारण बहुत बड़े भूभाग पर बर्फ जो है भूभाग को ढक लेते हैं और वहां पर प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। यहीं पर ध्रुवीय वायु राशियां भी उत्पन्न होती हैं। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप क्षेत्र जो है प्रमुख है। दूसरा है ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र। ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र यानी मैरीटाइन पोलर जो रीजन है, ये पृथ्वी पर लगभग 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के आसपास महासागरों में वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग की वायु राशियों के विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। उत्तरी ध्रुव के निकट आर्कटिक क्षेत्र पर भी इन्हें जो है वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र उष्ण कटिबंधों में महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। कौन सी? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल रीजन। इसके अंतर्गत एशिया और उत्तरी अफ्रीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शीत ऋतु में यह क्षेत्र जो है उत्तरी अफ्रीका तक ही सीमित रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विस्तृत भागों में फैल जाता है। इसके बाद है चौथा उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में महासागरों पर मिलते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों ही समय में प्रति चक्रवातों के क्षेत्र में वायु राशियां उत्पन्न होती है। इसके बाद है महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवनों की पेटी में महासागरीय भागों पर जो विकसित होते हैं। यहां वर्ष भर महासागरीय वायु राशियां उत्पन्न होती रहती हैं। इसके बाद है मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर की ओर केंद्रित होता है। इससे ग्रीष्मकालीन मानसून को बल मिलता है। यहाँ ग्रीष्म काल में आर्द्र और शीत काल में शुष्क वायु राशि उत्पन्न होती है। इसके बाद है वायु राशियों का वर्गीकरण। वायु राशि के वर्गीकरण के लिए वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र की मौसमी दशाओं तथा मार्ग में उनमें होने वाले उष्मागतिक व यांत्रिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ट्रिवार्था ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट में वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र, गमन मार्ग या प्रक्षेप मार्ग,
ताप तथा आर्द्रता के आधार पर निम्न प्रकार से जो है वर्गीकृत किया है। वायु राशियों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में अगर बात करें तो इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उद्गम क्षेत्र के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। उद्गम क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें तो इसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, ध्रुवीय वायु राशियां और उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां। आर्द्रता के आधार पर अगर बात करें तो इसको भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, महासागरीय और महाद्वीपीय वायु राशियां। ठीक है, तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो तापमान और आर्द्रता के आधार पर, किस किस के आधार पर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के आधार पर वायु राशियों को निम्न 2 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला है पोलर एयर जो है मतलब कि ध्रुवीय वायु राशियां, यानी यह वायु राशि जो है, जो ध्रुवीय वायु राशियां हैं, ये वायु राशियां ध्रुवीय उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती है। कहां पर? ध्रुवीय उच्च अक्षांशों में। इनका जो है उत्तम उदाहरण क्या है? मध्य कनाडा में उत्पन्न होने वाली वायु राशियां। ध्रुवीय वायु राशि को पी अक्षर के द्वारा जो है इंडिकेट किया जाता है, और इस वायु राशि का एक अन्य रूप आर्कटिक वायु राशि भी कहते हैं या होती हैं, जिसे ए अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां, ट्रॉपिकल एयर मैसेजेज, यानी जो उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां हैं, यह वायु राशि उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होती हैं, जिसे टी अक्षर के द्वारा या टी के द्वारा जो है इसे इंडिकेट किया जाता है। इसमें उष्ण कटिबंधीय गुण होते हैं, ये गर्म और आर्द्र होती हैं। भूमध्य रेखा के पास पाई जाने वाली भूमध्य रेखीय वायु राशि भी उष्ण कटिबंधीय वायु राशि का ही परिवर्तित रूप है, जिसे ई अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है या इंडिकेट किया जाता है। आर्द्रता के आधार पर वायु राशि का जो वर्गीकरण है, इसके आधार पर अगर बात करें तो महासागरीय वायु राशि, यह वायु राशि समुद्रों पर विकसित होती है। महासागरीय यानी महासागरों पर ये वायु राशियां यानी समुद्रों पर विकसित होती हैं। इसमें आर्द्रता काफी अधिक मात्रा में होती है। तो समुद्र में पानी होगा, पानी जहां होगा यानी जहां नमी ज्यादा वहां आर्द्रता काफी अधिक होगा। इस वायु राशि को स्मॉल एम अक्षर के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवीय समुद्रों पर विकसित होने वाली महासागरीय वायु राशि को स्मॉल एम कैपिटल पी तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्रों पर विकसित होने वाली वायु राशि को स्मॉल एम कैपिटल टी के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर की वायु राशि एमपी और उत्तरी अटलांटिक महासागर में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले वायु राशि को जो कह सकते हैं एमटी का उदाहरण ले सकते हैं। ये उदाहरण किसके हैं? तो एमपी और एमटी, इनके उदाहरण आप ले सकते हैं। मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, और उत्तरी, ये कहां पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली वायु राशि एमटी का उदाहरण है। इसके बाद महाद्वीपीय वायु राशियां, महाद्वीपीय वायु राशियां महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि को महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। इसे स्मॉल जो है सी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आर्द्रता कम होती है। कहां पर? देखिए, कॉन्टिनेंटल पर जो होता है आर्द्रता की मात्रा कम होती है। कह सकते हैं कि पानी बहुत कम मिलेंगे यानी नमी कम मिलेगा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपीय भागों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपीय भागों में अगर बात करें तो आपको याद रखना है, महाद्वीपीय भागों में उत्पन्न होने वाली वायु राशि को ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि और उष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपीय भागों में उत्पन्न होने वाली वायु राशि को उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं, जिन्हें सीपी और सीटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यूरेशिया में उत्पन्न होने वाली वायु राशि का ये एक अच्छा उदाहरण है। उद्गम क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार की वायु राशि पाई जाती है। ये है एमटी, सीटी, एमपी और सीपी, याद रखिएगा। रूपांतरण के आधार पर वायु राशि का जो वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में अगर बात करें तो जब कोई वायु राशि अपने उद्गम क्षेत्र या स्रोत क्षेत्र से, उद्गम क्षेत्र या मतलब कि स्रोत क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र की ओर बढ़ती है, उद्गम यानी जहां से जन्म होता है, या इसका जो स्रोत है जहां से इसका मतलब कि कह सकते हैं वायु राशि जहां से निकलती है, तो उद्गम क्षेत्र या स्रोत क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र की ओर ये बढ़ती है तो उस पर जो है प्रक्षेप मार्ग की विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। वायु राशि के गुणों में परिवर्तन आने लगता है। इसके कारण गमन मार्ग या प्रक्षेप मार्ग वायु राशि को 2 प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे उष्मागतिक परिवर्तन और उष्मागतिक परिवर्तन। इसके बाद है अगर बात करें
तो याद रखिएगा उष्मागतिक परिवर्तन और गतिक या यांत्रिक परिवर्तन। तो देखिए उष्मागतिक जो परिवर्तन है भूपृष्ठ तथा वायु राशि की निचली संस्तर के बीच उष्मा के स्थानांतरण के कारण वायु राशि के गर्म या ठंडा होने की जो प्रक्रिया है इसको उष्मागतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भूपृष्ठ यानी धरातल पर तथा वायु राशि के निचली जो लेयर होता है इसके बीच धरातल और वायु राशि के जो निचली संस्तर है या लेयर है इसके बीच उष्मा के स्थानांतरण के कारण वायु राशि के गर्म या ठंडा होने की जो प्रोसीजर है जो प्रक्रिया है इसको उष्मागतिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन की मात्रा और भूतल की जो प्रकृति है जो धरातल की प्रकृति है वायु राशि के जो मार्ग है यात्रा समय आर्द्रता की मात्रा इस पर ये सभी इन तत्वों पर यह निर्भर करती है। गतिक या यांत्रिक जो परिवर्तन है वायु राशि में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो केवल धरातल के द्वारा ही उष्णता या शीतलता से प्रभावित न हो गतिक या यांत्रिक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वायु राशियों को दो प्रकार से जो है विभाजित किया जाता है, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। तो ठंडी वायु राशि का मतलब आपको पता ही होगा, इसकी उत्पत्ति उप ध्रुवीय अथवा आर्कटिक क्षेत्रों में होती है, ठंडीय क्षेत्रों में होती है, ठंडे प्रदेशों में होती है। उत्पत्ति क्षेत्र में इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है, इसकी पहला विशेषता है विकिरण के द्वारा उष्मा का अधिक ह्रास होने से तापमान कम होता है। दूसरा, विशिष्ट आर्द्रता प्रायः कम होती है। तीसरा, स्थिरता बढ़ती जाती है तथा सामान्य ताप पतन दर कम होती है। उत्पत्ति क्षेत्र से अग्रसर होने पर उसकी निम्न विशेषताएं होती है। जहां पर यह पहुंचती है वहां का तापमान कम होने लगता है। हवा नीचे से गर्म होती है जिस कारण सामान्य ताप का पतन दर बढ़ जाती है। हवा अस्थिर हो जाती है तथा संवहन तरंगे उठने लगती हैं। जब वायु राशि गर्म सागर के ऊपर होती है तो उसकी विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है जिस कारण कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है और वायु राशि में दृश्यता यथावत बनी रहती है। इसके बाद गर्म वायु राशि के बारे में अगर बात करें तो यह वायु राशि जिसका तापमान उसकी सतह से अधिक होता है यानी जिस पर से होकर यह चलती है वहां पर इसका टेम्परेचर अधिक होता है, इसे गर्म वायु राशि कहते हैं। इस तरह की वायु राशि नीचे से ठंडी हो जाती है जिससे उसका निचला स्तर स्थिर होने लगता है जिस कारण उसमें लंबवत गति का स्थगन होने लगता है। ये उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में इन वायु राशियों की उत्पत्ति दक्षिणी महाद्वीपों विशेषकर उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। इसके बाद फ्रंट यानी वाताग्र जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो वाताग्र वह ढलुआ सीमा है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जैसे गर्म और ठंडी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है तथा एक दूसरे में मिश्रित न होकर एक ढाल युक्त संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करती है तो उसे वाताग्र कहते हैं। उन दोनों वायु राशियों के बीच 5 से 80 किलोमीटर चौड़ा एक संक्रमण प्रदेश बन जाता है, इसे वाताग्र प्रदेश कहा जाता है। वाताग्र के गुजरने पर प्रायः मौसम में परिवर्तन का अनुभव होता है। मौसम के पूर्वानुमान में इनमें जो है इनसे सहायता मिलती है क्योंकि इन्हीं वाताग्रों से अधिकांश वायुमंडलीय घटनाओं जैसे चक्रवात, तड़ित झंझा आदि की उत्पत्ति होती है जो किसी क्षेत्र के मौसमों को नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वप्रमुख होते हैं। वाताग्र उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं इन दशाओं को याद रखिएगा। यदि भूपटल पर वाताग्र क्षेत्र के वितरण को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वाताग्र कुछ सीमित क्षेत्रों में ही कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं। वाताग्र की उत्पत्ति के लिए कुछ दशाओं का होना अनिवार्य है। जैसे पहला है वायु राशियों का विपरीत तापमान। वायु राशियों का विपरीत तापमान, ठीक है, वायु राशियों की विपरीत दिशा, वायु का जो है स्थानांतरणीय प्रवाह, वायु का घूर्णन प्रवाह, वायु का अभिसरण और अपसरण और पवन का विरूपणी प्रवाह। इसके बाद अगर बात करें तो वाताग्र का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। इसमें याद रखिए इसमें गर्म और हल्की वायु आक्रामक होती हैं। उष्ण वाताग्र में क्या होता है कि जो गर्म या जो गर्म अगर गर्म होगा, हवा गर्म होगा तो हल्की होगा, हल्की होगा तो ये आक्रामक होगा तथा ठंडी वायु के ऊपर ये तीव्र गति से क्या होता है, आरोहित होती है। तीव्र गति से इसको क्या करता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसके ऊपर बहने लगता है। उष्ण वाताग्र का ढाल जो होता है, याद रखिएगा यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यह है उष्ण वायु, ठीक है, हल्का हुआ ऊपर गया, यह है उष्ण वाताग्र, यह है शीतल वायु, ठीक है, यह है धरातल। तो
अगर बात करें तो ठंडी वायु के ऊपर तीव्र गति से ये आरोहित होती है। उष्ण वाताग्र का ढाल 1:100 से 1:400 तक होता है। शीत वाताग्र, शीत वाताग्र में क्या होता है? देखिए, इसमें ठंडी व भारी वायु आक्रामक होती है और गर्म वायु को ये ऊपर उठा देती है। शीत वाताग्र का ढाल 1:25 से 1:100 तक होता है। सीधा या अधिविष्ट वाताग्र जो है, प्राय शीत वाताग्र उष्ण के तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। इस प्रकार तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ शीत वाताग्र जब उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उससे मिल जाता है, तब अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में उष्ण वायु पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाती है और धरातल से इसका संपर्क टूट जाता है। अस्थायी वाताग्र क्या है? जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जो है एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो गर्म वायु ऊपर नहीं उठ पाती है। इसी को अस्थायी वाताग्र कहते हैं। और इस प्रकार के वाताग्र के कारण कई दिनों तक, यानी जो अस्थायी वाताग्र है, इसके कारण कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहते हैं और कुहरे के रूप में हल्की वर्षा होती है। इसके बाद है चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। क्योंकि केंद्र से बाहर की तरफ जो है वायुदाब बढ़ता जाता है, इसीलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा, घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के दिशा के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज होती है। जलवायु और मौसम के निर्धारण में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है। ये चक्रवात जहां पर पहुंचते हैं वहां वर्षा और तापक्रम की दशाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो यह है आपका चक्रवात का पूरा फिगर। एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। चक्रवात के दो प्रकार हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? तो इसकी आकृति याद रखिएगा, ये गोलाकार, अंडाकार या भी आकार के होते हैं, जिनके कारण इन्हें निम्न गर्त या ट्रफ कहते हैं। आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर होता है, परंतु लघु व्यास 1040 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। कभी कभी ये चक्रवात 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं, जहां ये पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूरब दिशा में चलते हैं। मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर ये प्रभावित करते हैं। इसके चलने के मार्ग को झंझा पथ कहा जाता है, स्टॉर्म ट्रैक कहा जाता है। इसकी गति सामान्य रूप से 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, याद रखिएगा। इसके बाद यहां पे आप शीतोष्ण चक्रवात में जो वायु प्रणाली है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका शीत वाताग्र और इधर से टकराकर यहाँ पे जो है इधर फिर जो मुड़ता है ये उष्ण वाताग्र में तब्दील हो जाता है। ये वायु दिशा परिवर्तन रेखा है। ये आपका गर्म हवा है, इस तरह जो है जा रही है। इसके बाद इधर से ठंडी हवा। तो आप डायरेक्शन को याद रखिएगा। उत्पत्ति और जो जीवन चक्र है इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति का जो संबंध है ध्रुवीय वाताग्रों से जोड़ा जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति का जो संबंध है ध्रुवीय वाताग्रों से जोड़ा जाता है, जहां पर दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, यानी एक ठंडी और शुष्क, दूसरी गर्म और आर्द्र मिलती हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए दिए गए सिद्धांतों में बर्कनीज का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। उन्होंने इसके जीवन चक्र को 6 क्रमिक अवस्थाओं में देखा है। चक्रवातों के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे फिगर को एक बार देख सकते हैं। फिगर को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए, चक्रवात के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं ये ए है, ये बी है। यहाँ पे शीतल वायु है और इधर शीतल वायु ही है। ये आपका लेवल आप देख सकते हैं। इस फिगर को आप देखिएगा तो देखिए ये आपका शीतल वायु है। ये केंद्र की गति की जो दिशा है आप देख सकते हैं किस तरह से है। और ये कोष्ण वायु है, ये कोष्ण वायु का एरिया है, ये शीतल वायु है, ठीक है। और इसके बाद ये इधर जो है ये वर्षा मेघ है। यहाँ पे शीतल वायु, देखिए ये जो है शीतल वायु का जो डायरेक्शन यहाँ है ऐसे है। और ये आप देख सकते हैं कि जो आपका पछाब मेघ है इसकी जो ऊंचाई है 9 किलोमीटर तक ये मेघ मिलता है। यहाँ पे जो है शीतल वायु का इधर एरिया रहता है। और
ठीक है, प्रथम अवस्था में अगर बात करें तो गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के ये समानांतर चलती हैं और वताग्र जो होता है अस्थायी होता है। दूसरी अवस्था में क्या होगा, दोनों वायु राशियां एक दूसरे के प्रदेश में मतलब कि प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं, प्रवेश करने की प्रयास करती हैं और लहरनुमा वताग्र का ये निर्माण करती हैं। तीसरी अवस्था में उष्ण और शीत वताग्रों का ये जो है पूर्ण विकास हो जाता है और चक्रवात का ये रूप जो है ये प्राप्त कर लेते हैं। चौथी अवस्था में शीत वताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वृत्तांश जो है संकुचित होने लगता है और पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। छठी या अंतिम अवस्था में उष्ण वृत्तांश विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। चक्रवात में वायु प्रणाली जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसके केंद्र में न्यू दाब होता है, जिसकी परिधि जो होता है, या जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, परंतु ये सीधे केंद्र पर न पहुंचकर कोरियोलिस बल और घर्षण के कारण समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती है, जिससे संचार प्रणाली उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल दिशा में हो जाती है। चक्रवात में मौसम तथा वर्षा क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो चक्रवात के भिन्न भिन्न भागों से गुजरते समय जो है भिन्न भिन्न मौसमी दशाओं का आभास होता है। चक्रवात का जो आगमन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आकाश में सबसे पहले पच्छाद मेघ दिखाई पड़ते हैं। आगमन, अगर चक्रवात का आगमन होगा तो पच्छाद मेघ जो है आकाश में सबसे पहले दिखाई पड़ेंगे और चक्रवात के आने से पूर्व वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ जो है प्रभा मंडल स्थापित हो जाता है। ऐसा पश्चिम दिशा से आने वाले पच्छाद व पच्छाद स्तरीय मेघों के कारण होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता जाता है, बादल काले घने होने लगते हैं, वायु की दिशा पूरब से बदलकर दक्षिण पूर्व होने लगती है। उष्ण वताग्र प्रदेशीय जो वर्षा है, इसके बारे में अगर देखें तो उष्ण वताग्र के आने पर वर्षा स्तरीय मेघों के साथ वर्षा होती है। वताग्र का ढाल हल्का होने के कारण गर्म हवा धीमी गति से ऊपर उठती है और विस्तृत क्षेत्रों में लंबे समय तक परंतु हल्की वर्षा होती है। समस्त आकाश बादलों से घिरा रहता है। इसके बाद है उष्ण वृत्तांश। उष्ण वृत्तांश के आगमन के साथ ही मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। वायु की दिशा पूर्ण रूप में दक्षिणी हो जाती है। आकाश बादल रहित या साफ हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए, तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, वायुदाब कम होने लगता है, वर्षा समाप्त हो जाती है, कभी कभी हल्की फुहार भी पड़ जाती है, हल्की वर्षा फुहार के रूप में, और मौसम साफ और सुहाना हो जाता है। शीत वताग्र प्रदेशीय जो वर्षा है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वताग्र आ जाता है, जिसके फलस्वरूप तापक्रम या टेम्परेचर गिरने लगता है, ठंडा बढ़ने लगती है, ठंडी वायु गर्म होकर ऊपर धकेलने लगती है और वायु दिशा में पर्याप्त अंतर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। आकाश में काले कपासी वर्षी बादल छा जाते हैं, तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वताग्र का ढाल तीव्र होने के कारण गर्म और आर्द्र वायु तेजी से ऊपर उठती है। वर्षा लघु क्षेत्रों में कम समय तक परंतु मूसलाधार होती है। तड़ित झंझा की भी उत्पत्ति होती है और बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र तथा अस्थिर हो तो वर्षा और तीव्र होती है। शीत वृत्तांश, कोल्ड सेक्टर। शीत वृत्तांश से गुजरने पर शीघ्र ही शीत वृत्तांश का आगमन हो जाता है। मौसम में अचानक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। आकाश मेघ रहित और साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तापक्रम में तेजी से कमी आती है, वायुदाब बढ़ने लगता है और प्रति चक्रवातीय दशाएं व्याप्त हो जाती है। वायु मार्ग में 45 से 180 डिग्री तक का परिवर्तन हो जाता है। उसकी दिशा प्राय पश्चिमी हो जाती है। चक्रवात के विलीन हो जाने पर उस स्थान पर चक्रवात आने से पहले की दशाएं पुनः स्थापित हो जाती हैं, चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार जो होता है व्यापक होता है और इसका जो भाग जिस प्रदेश पर होगा वहां वैसे ही मौसमी दशाएं होंगी। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। निम्न अक्षांशों के मौसम विशेषकर वर्षा पर इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। ग्रीष्म काल में केवल गर्म सागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति अंततः जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के सहारे उस समय होती है, जब यह खिसक कर 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है। इन प्रदेशों की गर्म और आर्द्र पवनें संवहनीय प्रक्रिया से ऊपर उठती है।
मूसलाधार वर्षा होती है। संघनित होकर इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त उष्मा है। ऊपर उठने वाली वायु राशि जितनी गर्म और आर्द्र होगी, चक्रवात उतना ही तूफानी होगा, भयानक होगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर है, ऊंचाई किलोमीटर में इस साइड दिया गया है, ग्राफ पे आपको दिखाया गया है। ये आपका जो है इधर जो है मतलब कि वायु की गति दी गई है, ठीक है। ये चक्रवात की आंख है, ठीक है, ठीक है। ये आपका रेन बैंड है, ये रेन बैंड है, और ये आपका चक्षु भीति है, ये क्षोभ सीमा है, ये आपका चक्षु भीति है। ये उष्ण वायु का यहाँ पे अवतलन हो रहा है, डायरेक्शन देखिए, और यहाँ पे जो है वर्षा मेघ जो है छा जाते हैं, और ये है आपका कपासी मेघ। तो देखिए, बात करें तो सामान्य रूप से इन चक्रवातों का जो व्यास होता है वो 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, परंतु कुछ इतने छोटे होते हैं जिनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है। इनकी आकृति सामान्यतः वृत्ताकार या अंडाकार होती है, परंतु इनमें समदाब रेखाओं की संख्या बहुत कम होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति साधारण से लेकर प्रचंड तक होती है, ठीक है। क्षीण चक्रवातों में पवन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और हरिकेन में पवन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक दिखाई देती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक ही स्थान पर ये कई दिनों तक स्थिर रहते हैं और वर्षा करते रहते हैं। इनका भ्रमण पथ भी भिन्न भिन्न होता है। साधारणतः ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। 5 से 15 डिग्री अक्षांशों तक इनकी दिशा पश्चिमी, ठीक है, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों तक ध्रुवों की ओर, और इसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। ये चक्रवात जब उपोष्ण कटिबंध में पहुंचते हैं तो ये समाप्त होने लगते हैं। सागरों के ऊपर इन चक्रवातों की गति तीव्र होती है, ठीक है, लेकिन धरातल तक पहुंचने के क्रम में ये कमजोर होने लगते हैं। और यही कारण है कि ये केवल तटीय भागों में या तटीय भागों को अधिक प्रभावित कर पाते हैं। तीव्रता के आधार पर इन चक्रवातों को कई उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। क्षीण चक्रवातों के अंतर्गत हिंद महासागर व उसकी शाखाओं के उष्णकटिबंधीय विक्षोभ व औदाब को शामिल किया जाता है, जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें भारत में चक्रवात, गर्त या औदाब कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम बिली विली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें हरिकेन, चीन और फिलीपींस में टाइफून, जापान में टाइफू कहा जाता है। इनसे प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ें आ जाती हैं। प्रचंड चक्रवात कई समदाब रेखाओं वाले विस्तृत चक्रवात होते हैं, जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है, परंतु कम संख्या में आने के कारण इनका जलवायुविक महत्व नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। वायु प्रणाली, आकार तथा वर्षा के संबंध में ये लगभग शीतोष्ण चक्रवात की भांति दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके बीच कुछ मौलिक अंतर हैं, और सामान्यतः इनकी समदाब रेखा अधिक सुडौल होती है। इन चक्रवातों के केंद्र में वायु दाब कम होता है। दाब प्रवणता अधिक होने के कारण ये प्रचंड गति से आगे बढ़ते हैं। इनमें वताग्र नहीं होते, वर्षा का असमान वितरण भी नहीं होता। चक्रवात के आंख को छोड़कर वर्षा सभी स्थानों पर समान और मूसलाधार होता है। बंगाल के खाड़ी में आने वाले जो सुपर साइक्लोन है, इनकी गति 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है, और इनमें केंद्र और परिधि के बीच वायु दाब का अंतर अत्यधिक रहता है। टॉर्नेडो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, टॉर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ये आकार के दृष्टि से लघुतम और प्रभाव के दृष्टि से सबसे प्रलयकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इनकी आकृति कीपाकार होती है। इनके ऊपर का चौड़ा भाग कपासी वर्षी मेघ से जुड़ा होता है, और इनके केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है। केंद्र और परिधि के वायुदाब में इतना अधिक अंतर होता है कि हवाएं लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती है, बहती है। जब टॉर्नेडो के कीपाकार बादलों का निचला भाग धरातल के समीप चलता है तो कुछ क्षणों में ही अत्यधिक विनाश हो जाता है, और इन चक्रवातों में तापक्रम संबंधी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न वताग्र नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो मौसम है, इसके बारे में अगर बात करें तो इनके आने के पहले वायु मंद पड़ जाती है, धीमी हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है, वायुदाब में कमी आने लगती है, आकाश में पछाड़ मेघ दिखने लगता है, सागर में ऊंची तरंगें उठने लगती है। जैसे ही चक्रवात समीप आ जाता है, वहां हवाएं तूफानी रूप जो है धारण कर लेती हैं। आकाश में काले कपासी वर्षी मेघ छाने लगते हैं, मूसलाधार भीषण वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और आकाश पूरी तरह से मेघों से छा जाता है। दृश्यता समाप्त हो जाती है, और ये जो स्थिति है ये कुछ घंटे तक जो है देखने को मिलता है।
इसके बाद अचानक वायु जो है वायु गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, आकाश मेघ रहित हो जाता है, बादल आकाश से हट जाते हैं, साफ हो जाते हैं आकाश, और वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात के चक्षु का परिचायक है। यहां वायुदाब न्यूनतम होता है। यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठभाग आ जाता है और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है, वायुदाब भी बढ़ता जाता है, वायु वेग मंद पड़ने लगता है और बादलों का आवरण हल्का हो जाने से वर्षा क्षीण हो जाती है, वर्षा कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चक्रवात के आगे निकल जाने पर आकाश से बादल छट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो वितरण है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये चक्रवात मुख्य रूप से 5 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महासागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भागों को ये प्रभावित करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय भागों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का कोई न कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है, परंतु ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच नहीं देखे जाते। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। इनमें पवन वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाया जाता है। इनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय सागरीय भागों पर गर्मियों में होती है, जब तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा से जो है मिलती है। परिणाम स्वरूप आकाश में काले कपासी मेघ छा जाते हैं और घनघोर वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने निम्न दाब के कारण ऊंचे सागरीय लहरों का निर्माण करते हैं। यदि इनका व्यापक प्रभाव हो तो ये तटीय भागों में भी व्यापक विनाश लाते हैं, विनाश करते हैं। इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में ही देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है, क्योंकि उसके पश्चात स्थल भाग पर इनके ऊर्जा स्रोत अर्थात संघनन की गुप्त उष्मा में ह्रास होता जाता है या होते चला जाता है। इसलिए कम यहाँ पे जो है विनाश देखने को मिलता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होने वाले कहां पर भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों का प्रभाव सामान्य सी बात है। यह सामान्यतः नवंबर से अप्रैल के बीच उत्पन्न होते हैं। इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन कभी कभी तीव्रता अधिक होने के कारण ये विनाश का कारण बनते हैं। इस संदर्भ में कांडला में आए चक्रवात और उड़ीसा के चक्रवातों को देखा जा सकता है। उड़ीसा में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया था, क्योंकि चक्रवात के केंद्र और परिधि के वायुदाब का अंतर 40 से 50 एमबी तक था, मिलीबार तक था, और पवन गति 225 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। भारत में चक्रवातों के पूर्वानुमान से संबंधित जो उपाय हैं, क्या किया है? तो पहला उपाय, भारत में कुल 10 रडार लगाए गए हैं। पूर्व में 6 और पश्चिम में 4 रडार हैं। इनसे तटीय भागों के निवासियों और जहाजों को समय समय पर इन चक्रवातों के वायुदाब और गति से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। हवाई जहाजों के द्वारा भी रेडियो तरंगों को जो है भेजकर चक्रवातों के क्रियाविधि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। उपग्रहों के द्वारा भी जो है सूक्ष्मतर तरीकों से इन चक्रवातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वर्तमान समय में कम से कम 48 घंटे पहले इन चक्रवातों की सूचना दी जा रही है। 2014 में आए विनाशकारी चक्रवात हुदहुद का पहले से ही सूचना मिल जाने की वजह से इनसे होने वाली क्षति को जो है काफी हद तक कम किया जा सका। प्राप्त सूचना के आधार पर चक्रवात के आने की जानकारी मछुआरों के जहाजों को और तटीय क्षेत्र के निवासियों को पहले ही दे दी जाती है, परंतु उस पर उनके द्वारा अधिक ध्यान नहीं दिए जाने के कारण अधिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। एंटी साइक्लोन क्या, प्रति चक्रवात क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यह भी हवाओं का एक चक्रीय प्रवाह है, परंतु चक्रवात के विपरीत इनके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। चक्रवात में निम्न वायुदाब, प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसमें परिधि से बाहर की ओर घटते वायुदाब की सकेंद्रीय समदाब रेखाएं होती हैं। वायु का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है और चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर उल्टा होता है। प्रति चक्रवात किसी क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण तथा स्थिर मौसमी दशाओं का निर्माण करता है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, और इसीलिए इसके केंद्रीय भाग में मौसम जो है साफ रहता है और वर्षा की जो संभावना होती है वो नहीं रहती है। प्रति चक्रवातों में केंद्र और परिधि के बीच का दाब प्रवणता 10 से 20 मिलीबार से अधिक नहीं होता है। इसलिए प्रति चक्रवातों में पवन गति प्रायः 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
प्रति चक्रवातों के मार्ग और दिशा में निश्चितता का अभाव होता है। सामान्य रूप से प्रति चक्रवातों में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात का आकार अत्यधिक बड़ा होता है, कभी कभी इनका व्यास जो है 9000 किलोमीटर से भी अधिक होता है। शीतल प्रति चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में तापमान की न्यूनता का कारण बनते हैं, जबकि गर्म प्रति चक्रवात तापमान में वृद्धि करते हैं। इसके बाद अच्छा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो वितरण है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रति चक्रवात जो है, आप फिगर को देखिए, प्रति चक्रवात का इसका जो केंद्र है यहाँ पे उच्च दाब का एरिया बन जाता है, ठीक है। इसका जो वायु प्रवाह की दिशा है आप ध्यान में रखिएगा केंद्र से, ठीक है। तो याद रखिए कहां से इसकी जो दिशा होती है चक्रवात, प्रति चक्रवात की याद रखिएगा चक्रवात की परिधि से मतलब कि केंद्र की ओर, और जो मतलब कि जो एंटी साइक्लोन है इसका जो दिशा है केंद्र से किधर, परिधि की तरफ। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद विश्व के जो प्रमुख चक्रवात हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटरीना हरिकेन चक्रवात आया, श्रीलंका में हिबारू और दक्षिणी अंडमान में फानूस। तो आपको जो है ना, जो लेटेस्ट है इसको ध्यान में रखना है। आप एक बार इसको जो है एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं इस पेज को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। अगर आपको 2005 से लेकर 2022 तक देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको 2022-23 का जो अपडेट है इसको ध्यान में रखना है। 2022 का बंगाल के खाड़ी में आसनी आया था, हिंद महासागर में इमनाती आया था, और अटलांटिक महासागर में एलेक्स, और अटलांटिक में बोनी। ये बोनी, एलेक्स, इमनाती और ये जो आसानी है ये क्या है, ये सभी विश्व के प्रमुख चक्रवात हैं। इन चक्रवातों का नाम है, किस किस एरिया में कौन कौन सी चक्रवात आया इसको ध्यान में रखना है। 2021 को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2021, 22, 23 को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विश्व की जो मिट्टियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।